नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्या आप जानते हैं आयुष दर्पण गूगल पर सर्वाधिक सर्च किया जाने वाला उच्च रेटिंग प्राप्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आयुष दर्पण ने आयुर्वेद के क्षेत्र में 6000 से अधिक वेबिनार्स आयोजित करने का रिकॉर्ड कायम किया है, जो निरंतर जारी है। आयुष दर्पण का हिंदी वेब पोर्टल ayushdarbhan.com एवं अंग्रेजी वेब पोर्टल ayushdarbhan.org वर्ष 2010 से निरंतर आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों को अपडेट करता है। आयुष दर्पण के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप भी हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एवं ट्विटर पर फॉलो करें। यदि आप अपना विज्ञापन देकर स्वयं को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं तो संपर्क करें। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक सभी को प्रणाम करता हूं। मैं डॉक्टर नवीन जोशी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपने जो वर्कशॉप किया उसका अनुभव कृपया शेयर करेंगे हम क्या सबको। बात है भाई जी, बहुत ही बढ़िया। मैं जो है शनिवार को मेरा एक्चुअली एक वर्कशॉप विशेष रूप से वैद्य अरविंद पाठक जी से मुलाकात करने का मेरा एक बहाना था। आपको मैं बड़ी मजे की बात बताऊं तो 3 वर्ष से तो हम लगातार जो है कोविड से लगातार हम अब तक जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और मेरे को बीच में एक बार नागपुर जाने का मौका मिला था, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे वैद्यों से मिलने का मौका मिला। जैसे शिल्पा येरमे पाटिल थी, शीतल असूदकर मैडम थी, नीता महेशकर मैडम थी, लेकिन वैद्य अरविंद पाठक जी से मिलने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था। बरेली आए थे वैद्य जी, लेकिन यहाँ पे दूर था यहाँ से। फिर बीच में मेरे साथ में एक हादसा हो गया, लेकिन ये भगवान ने अवसर दिया तो मैंने इसे त्वरित रूप से स्वीकार किया। और मैंने ये भी नहीं देखा कि ऑर्गेनाइजर कौन है क्या है, बस आयुर्वेद की बात है तो चल देना चाहिए। और वैद्य जी से मुलाकात होगी ये मेरे मन में था। हालांकि वैद्य जी जो है उस वक्त थोड़े ट्रॉमा में थे, पिताजी का पिताजी की जो है बड़े सीरियस अवस्था में थे। तो मैंने कहा कि मैंने झट से वो आमंत्रण स्वीकार किया। हालांकि मैं अभी पूरी तरह से जो है अभी अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं कहता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत वेदना और रुझा शरीर में बनी हुई है। लेकिन मैंने जो है ये सोचा है कि अगर आप अपनी शरीर को अपने उस पर हावी होने देंगे तो आप कोई काम नहीं कर सकते। रही बात, ये मेरा पहला ऑफलाइन वर्कशॉप था नाड़ी परीक्षा का। मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत सारे चिकित्सकों को दिया है, मर्म के बहुत सारे ऑफलाइन वर्कशॉप्स मैंने लिए हैं, लेकिन नाड़ी परीक्षा विषय पर ऑफलाइन वर्कशॉप लेना ये मेरे लिए एक अपना एक अनुभव था। तो वैद्य जी ने जैसा पूछा
क्योंकि आप मर्म चिकित्सा है या क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ये पर तो आप महीनों आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बृहद विषय होते हैं। लेकिन नाड़ी परीक्षा एक ऐसा विषय है जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा रुचि इंटरेस्ट का नहीं होता है। तो और उसमें मुझे 2 दिन जो है 12 घंटे, 6 घंटे पहले दिन, 6-7 घंटे, बल्कि पहले दिन मैंने 7 घंटे लगातार लिया और दूसरे दिन भी 7 घंटे, तकरीबन 6 घंटे से 7 घंटे मैंने लगातार जो है दोनों ही दिन मैंने उन्हें ट्रेनिंग दिया। और मैं आपको बताऊं, लिटरली भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद है या फिर कुछ माता पिता के कुछ जो उनके संस्कार हैं, जो जेनेटिकली जो एक टीचिंग की जो एबिलिटी है, समझाने की एबिलिटी जो है, मैं आपको बताऊं लिटरली दोनों ही दिन एक भी व्यक्ति अपनी जगह से नहीं हिला। मैं और वो लोग, उन लोगों ने मुझे बार बार इस चीज के लिए आमंत्रण दिया कि सर आप रेगुलरली आएं और आप रेगुलरली हमें सिखाएं, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। तो मैंने बोला है कि मेरी अपनी एक सीमाएं हैं, देखता हूं मैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, नाड़ी परीक्षा जो है एक बहुत ही जबरदस्त विषय है और बहुत बड़ा विषय है ये। मैंने उसमें पहले दिन जो है वो सबसे पहले मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं वैद्य जी से भी, और बहुत सारे वैद्य लोग यहाँ पे चिकित्सक हैं, मैं उनसे भी सीखता हूँ। आपको एक स्टूडेंट हमेशा अपने आप को आयुर्वेद के छात्र के रूप में अपने आप को रखना चाहिए। मैंने पहले दिन उनको जो है, और आपको मैं बड़े मजे की बात बताऊं, सीखने वालों में अधिकांश लोग जो थे वो कोई होम्योपैथी के चिकित्सक थे, कोई एलोपैथी के चिकित्सक थे, कोई फिजियोथेरेपिस्ट थे, कोई किसी पॉलिटिकल लीडर के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं, कोई जो है एक्स एम्बेसडर थे, मतलब विभिन्न उससे प्लेटफॉर्म से लोग आए थे, ऋषिकेश से योगाचार्य भी थे, आए थे। तो उनको जो नाड़ी सीखने में बड़ी रुचि थी, क्यूरियोसिटी थी, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। ऐसी क्यूरियोसिटी इसीलिए थी क्योंकि वो नाड़ी के बारे में बहुत सारा आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगा, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो शायद मेरे कुछ वीडियोस उन्होंने देखे होंगे या मेरे बारे में कहीं से जाना होगा, और उनका जो फीडबैक था, जो मैंने उन्हें बताया, नाड़ी परीक्षा, पहले तो जो नाड़ी परीक्षा हम सामान्य व्यक्ति को कर सकते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति अपने आप अपनी नाड़ी देखकर किस प्रकार से जान सकता है कि उसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं। एक आयुर्वेदिक वैद्य के लिए नाड़ी परीक्षा क्यों जानना आवश्यक है, नाड़ी परीक्षा क्यों आवश्यक है। और हमने ये भी कहा कि आप अगर एक सामान्य व्यक्ति हैं और अगर आप किसी वैद्य के पास जाते हैं तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि वैद्य आपकी नाड़ी परीक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें बहुत ही अच्छी रही और 2 दिन मेरी पूरी व्यवस्था उन्होंने की थी, देहरादून से आने जाने से लेके मेरे रुकने ठहरने, इवन मुझे पुणे की ट्रैफिक से बचाते हुए वो लोग जल्दी से जल्दी उन्होंने मुझे एयरपोर्ट भी ड्रॉप किया और बहुत ही अच्छा रहा। और मैं इतना बड़ा खुश हो गया कि जब मैं एयरपोर्ट 7:30 बजे पहुंचा तो मुझे दोनों ही वैद्य जी, मैडम शिल्पा जी की एक स्टूडेंट वहां मेरा इंतजार कर रहे थे, अचानक से मुझे जो है वैद्य जी वहां मिल गए। तो ये मेरे लिए जो है उसका जो समापन था, वो जो वहाँ एयरपोर्ट पे मिलना है, वो वैद्य अरविंद पाठक जी से वहाँ मुलाकात हुई, ये मेरे लिए बहुत, चूंकि मैं सुबह से पढ़ा रहा था और लिटरली मैं जब काम करता हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रहता है कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो मैंने वहां पर ठीक से भोजन भी ग्रहण नहीं किया था और मैं सीधे सीधे चला गया था, क्योंकि 3 घंटे का समय लगता है। लोनावला, ऊना, ये सब आसपास के बहुत ब्यूटीफुल एरियाज हैं, खंडाला है, ऐसे ही वो ये भोर एक जगह है, वहां पे बहुत अच्छी जगह है वो। तो मैं वहां से, मुझे पूना आना था और वैद्य जी से मुलाकात हो गई। वैद्य जी ने मेरे लिए कुछ बड़ा पाव और कुछ बहुत अच्छी चीज लाई थी, मैंने उसे खाया रास्ते में एयरपोर्ट में, और मेरा जो है ये पूरी यात्रा बहुत सफल हो गई, दोनों ही प्रकार से सफल हुई। मैंने कम से कम 60 लोगों को नाड़ी परीक्षा जितना मैं जानता था उतना सिखाया, हालांकि मैं पूरा नहीं सिखा पाया क्योंकि ये जो मैं 1 महीने पढ़ाता हूँ उसे 2 दिन में कैसे मैं सिखा सकता हूँ। यदि कोई ये कहे कि वैद्य अरविंद पाठक जी से आप पूरा आयुर्वेद, क्लिनिकल आयुर्वेद आप सीख लीजिए, तो 3-3 साल से लगातार यहाँ सत्र चल रहे हैं, जिसे आप 2 दिन में तो नहीं सीख सकते। तो वैसे ही नाड़ी परीक्षा भी है। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर दावा करता हूँ कि वो जो लोग सीख के गए हैं वो निश्चित रूप से आगे अपने जीवन में नाड़ी परीक्षण करेंगे और उसके बारे में उनकी रुचि डेवलप हुई। मैंने एक फोटो शेयर किया था आपके ग्रुप में, ये वहां पे एक बड़े अच्छी पर्सनैलिटीज थी, जिनमें एक होम्योपैथी से MD डॉक्टर थे और वो महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट में SI के पद पे थे,
उन्होंने एसआई के पद पे रहते हुए अपने बॉस से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए छुट्टी ली और उन्होंने बिना बताए उनको होम्योपैथी में जो है वो ग्रेजुएशन कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं और धुआंधार प्रैक्टिस करते हैं और अभी जॉब में भी हैं। वो महाराष्ट्र पुलिस में एसआई के पद पे हैं और वो अब धीरे धीरे अपनी जॉब छोड़ के अपनी प्रैक्टिस पे अब पूरी तरह से आ जाएंगे कह रहे थे वो। और ऐसे बहुत बहुत सारे लोगों से मुझे मिलने का अवसर मिला। छत्रपति शिवाजी के का वो क्षेत्र है महाराज का जिनका योगदान जो है सनातन धर्म की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। महाराष्ट्र के योगदान को हम भूल नहीं सकते। हमारे पूर्वजों के बारे में भी कहा जाता है कि हम महाराष्ट्र से ही औरंगजेब के समय में उत्तराखंड की तरफ अपने धर्म की रक्षा के लिए आए थे, अपने शास्त्रों की रक्षा के लिए आए थे। तो कहीं ना कहीं से हो सकता है या तो राजस्थान या महाराष्ट्र से हमारे कनेक्शन जुड़ते हों। लेकिन मैंने वहां पे देखा कि छत्रपति शिवाजी की जो सेना में जो सेना के जो लड़ाके थे उनके एक वंशज से मेरी जो उन्हें लगातार मेरे साथ वो प्रोटोकॉल के तहत बने हुए थे, मैंने उनके अंदर जो एक वो देखा देशभक्ति और राष्ट्र भक्ति और अपने वैदिक संस्कृति के प्रति जान न्यौछावर करने का समर्पण देखा। तो मुझे समझ में आया कि छत्रपति शिवाजी के जो सैनिक थे वो कितने योद्धा होते होंगे। मैं उनको देख करके मुझे समझ में आया। उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी के पुत्र जो थे संभाजी राव उनके बारे में उन्होंने बताया किस प्रकार से उन्होंने कि अपने सनातन धर्म के अपने जो साम्राज्य है उसको किस प्रकार से उन्होंने मुगलों से लड़ा। बहुत सारी चीजें हमने वहां पे सुनी और देखी। बहुत ही ब्यूटीफुल। महाराष्ट्र के लोगों में बहुत, मैंने भी उन्हें कहानी सुनाई आयुर्वेद की सर्जरी की बात बताई। जो एक कोवास जी नाम के बुलकार ड्राइवर थे उन्होंने किस प्रकार से अपनी महाराष्ट्र के एक वैद्य से धन्वंतरी के रूप में वो सर्जरी करते थे। जो सर्जरी को फ्रांस के फ्रेंच डॉक्टर्स ने ब्रिटिश जो सेना में थे उन्होंने सीखा और उसी सर्जरी को उन्होंने ब्रिटेन में जाके 200 सर्जरी करी और बाद में जेंटलमैन्स मैगजीन में उसको प्रकाशित किया। और आज भी राइनोप्लास्टी के जो फादर हैं वो महर्षि सुश्रुत कहलाते हैं। इसका भी ओरिजिन जो है वो महाराष्ट्र से ही हुआ है। तो महाराष्ट्र जो है वो वैद्यों की भूमि है और यहाँ पर हमारे लिए बड़ा हमारे लिए फक्र की बात है कि हमारे जो प्लेटफॉर्म पर महाराष्ट्र से वैद्य अरविंद पाठक जी, महाराष्ट्र से वैद्य शिल्पा येरमे पाटिल जी और तमाम सारे वैद्य, अभी एक वैद्य जी आने वाले हैं 28 तारीख को इसी महीने की, आशीष फड़के जी, लोग सिखाने को बेताब हैं वहां पे। अभी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट अभी एक सत्र हो रहा है, नरेंद्र गुजराती जी आ रहे हैं। तो ऐसे ही रामदास अवार्ड सर, सब लोग महाराष्ट्र के हैं। तो मेरे तो महाराष्ट्र में इतने डीप रूटेड वहां पर कनेक्शंस हैं और मुझे बड़ा आनंद आया वैद्य जी। और सबसे ज्यादा आनंद तो आपसे मिलके आया, आपसे प्रत्यक्ष मुलाकात हुई और भगवान ने चाहा तो पुनः आपसे मुलाकात होगी। मेरा पुनः जाने का कार्यक्रम बन रहा है पुनः। तो अब आपसे मिलते रहेंगे। और हम एक आयुष दर्पण के इस मंच के जितने भी चिकित्सक हैं जो फेसबुक में जुड़े हैं, जो यूट्यूब में जुड़े हैं, हम उनके लिए एक गेट टुगेदर का कार्यक्रम भी प्लान कर रहे हैं, इवेंट प्लान कर रहे हैं। तो आप जो है हमसे जुड़ेंगे, हम आपको सूचना देंगे इसकी। और शायद इसको हम महाराष्ट्र में ही प्लान करेंगे, पूना में प्लान करेंगे। और पूना में हमें अब ऑर्गेनाइजर इवेंट मैनेजमेंट वाले भी लोगों से हमारी बहुत अच्छी एक कनेक्शन बन गई है। तो आप सभी को जल्द ही एक अच्छी सूचना मिलेगी कि पुणे शहर में हमारे आयुष दर्पण की क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा और स्त्री रोग संभाषा और मर्म और नाड़ी का एक बृहद सत्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, आपने हमें अवसर दिया। थैंक यू। थैंक यू, प्रणाम सर। किसी को सर से बात करना है तो कर सकते हैं, अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। कोई सर से बात करना चाहता है? शशि तिवारी मैम, पूछिए, आपको कुछ भी पूछना हो। शशि तिवारी मैम, आप पूछना चाहते हैं? मैडम जी शायद कुछ पूछना चाहती हैं जी। सर बहुत अच्छा प्लानिंग किया सर आपने। नाड़ी परीक्षा मैं आप सबको कहूंगा, मैं वैद्य अरविंद पाठक जी तो आपको इतना अच्छा पढ़ाते हैं क्लिनिकल आयुर्वेद, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप लोग नाड़ी वैद्य के रूप में भी अपने आप को स्थापित करें। नाड़ी के प्रति बहुत लोगों में रुचि है। जो नॉन आयुर्वेदिक लोग हैं वो इसके पीछे पड़े हुए हैं सीखने के। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जरूर इसको सीखें, इसको प्रैक्टिकली अपने प्रैक्टिस में प्रयोग करें, क्योंकि आने वाला समय जो है आयुर्वेद की डायग्नोस्टिक जो ये विधाएं हैं इसका है पूरी तरह से। आज का समय वो नहीं है कि आप जो है एलोपैथिक स्टाइल में सिम्टम्स देखें और होम्योपैथिक स्टाइल्स में ट्रीटमेंट दें।
आज का समय आयुर्वेद के डायग्नोस्टिक प्रिंसिपल पर आधारित है। आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर चिकित्सा करने का है। आयुर्वेद के अनुसार संप्राप्ति जानने का है, संप्राप्ति के विघटन का है, औषधियों के प्रयोग को समझने का है। और निश्चित रूप से इसमें आयुष दर्पण के द्वारा जो किया जा रहा प्रयास है, जो वैद्य अरविंद पाठक जी एवं हमारे और भी अन्य सारे वैद्य, जिसमें मैडम वंदना पाठक, शशि तिवारी जी, हरिहर जी, मंगला जी, मैं किन किन के नाम लूं जो प्रातः काल हमारी सुबह अष्टांग हृदय के सत्र में आते हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब सुबह के 7 बजे के सत्र में अवश्य आएं, संगीता को लेकर आएं। आप अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे और आप एक अच्छे चिकित्सक बनेंगे। ये मेरा पूरी तरह से आपको मुझे तो आप इस पर पूरा विश्वास है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस पर भरोसा होगा। निश्चित रूप से आप कितने भी कमजोर हो संहिता पढ़ने में, अगर आप बार बार उसको खोलेंगे अपने सामने तो वो खुद आपको डायरेक्शन देगी। तो इसीलिए जो प्रातः काल का हमारा जो सत्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं कहीं भी हूँ, मैं उस सत्र को जरूर ऑन करूं। पिछले दिन वो सत्र ऑन हुआ था, लेकिन चूंकि मेरे पास पुस्तक नहीं थी और मैं जहाँ था वहां पे शेयर करने का ऑप्शन नहीं था, तो मैं आप सबसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप सब वैद्य जी से चाहे तो अष्टांग हृदय का टीका का PDF ले लें। जो नहीं ले रहे हैं, जो बाहर फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे जुड़ते हैं, वो आयुष दर्पण के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और यहाँ से PDF लेके निश्चित रूप से उन सत्रों में श्लोकों का वाचन करें, श्लोकों के अर्थों को बताएं, समझें और एक दूसरे से डिस्कस करें। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। मैंने आपको बताया मेरा अपना अनुभव। मंगला मैम आप कुछ बोल रही थी। शशि मंगला मैम जो है, बताइए मैम। महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। मैं कहता हूँ महाराष्ट्र की भूमि महाराष्ट्र सर, बहुत जबरदस्त है। जय महाराष्ट्र सर। जय हम लोग महाराष्ट्र। हाँ, वेट कर रहे हैं सर। अभी आपने बोला ना जो इवेंट हाँ, करने जा रहे हैं आप लोग, हम लोग आएंगे सर। हम पक्का। इसीलिए वहां प्लान कर रहे हैं, इसीलिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे जो प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो प्रैक्टिशनर्स हैं और वो ज्यादातर लोग महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। मैं इसीलिए, अब इसमें कोई बुरा मत मान जाना कि कोई गुजरात से है तो मैंने नहीं कहा, सबका बराबर सम्मान है। लेकिन मुझे ये कहते हुए कोई आपत्ति नहीं है कि महाराष्ट्र के वैद्य में आप कुटुंब ऐप पे देख लीजिए, हमारे सबसे ज्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं वो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। तो अब जुड़ रहे हैं लोग गुजरात से भी, साउथ से तो बहुत कम जुड़े हुए हैं क्योंकि शायद हमारे सत्र हिंदी में होते हैं तो कुछ लोग शायद नहीं समझ पाते हो। पर महाराष्ट्र से, जबकि मराठी लैंग्वेज है, फिर भी सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं आयुर्वेद के प्रति। बहुत डिवोटेड लोग हैं वहां पे। मुझे इसको आयुर्वेद के ही लोग नहीं, वहां पे मैंने सामान्य लोगों को भी देखा है जिनको अपने वैदिक धर्म संस्कृति इस पे मरने मारने को उतारू होते हैं अगर कोई गलत बोल दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। तो इसीलिए हम इसको पुणे में या फिर कहीं ऐसी जगह और प्लान करेंगे। और आप सभी से जो बाहर से हैं, दूसरे राज्यों से भी हैं, तो कनेक्टिविटी हर जगह से है, आप आ सकते हैं। ट्रेन भी आती है, फ्लाइट भी आती है। जब मैं उत्तराखंड से जा सकता हूं तो आप तो कहीं से भी जा सकते हैं। आप सब लोग अधिकांश बड़े बड़े शहरों से हैं, तो निश्चित रूप से हम ऐसा कुछ प्लान करेंगे और आपको सूचना देंगे। क्योंकि हमारे छात्र से सब लोग प्रैक्टिशनर जुड़े हुए हैं तो हम उसमें उनके समय का भी ध्यान रखेंगे ताकि उनकी प्रैक्टिस भी हैम्पर ना हो। लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूं कि जो आप हमारे साथ 2 दिन बिताएंगे ना, वो आपके लिए अनमोल होगा। उसमें भी आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, वैद्य जी से, मुझसे और भी तमाम लोगों से। तो निश्चित रूप से हम इसका प्लान करेंगे और इसमें हम जल्दी आपको कुछ ना कुछ नया अच्छा देने का प्रयास करेंगे। जी वैद्य जी। शशि मैम आप कुछ बोलना चाहती है सर से? किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते शशि हैं। तिवारी जी, तो देखिए आप जो है शशि तिवारी जी का कितना डेवलपमेंट हुआ है। मैं जब देख रहा हूँ कि जब से, शायद मुझे लगता है कि 1.5-2 साल से ये इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है, ऐप के थ्रू यहाँ आई थी ये, और लगातार कई बार संभाषा को इन्होंने संचालित भी किया है। और बहुत सारी चीजें जो है आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के आप बोल्डली किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत ज्ञान रखते हैं, प्रेजेंटेबल नहीं होते हैं। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी चीज है और आयुष दर्पण और वैद्य अरविंद पाठक जी के सत्रों में आप सबको मौका मिलता है। आप अपने आप को, देखिए मैं जिस गुरु का शिष्य हूँ या वैद्य जी ने भी जहाँ से पढ़ा, जो उनके गुरु हैं,
निश्चित रूप से उन्होंने अपने ज्ञान को बांटने में कोई कमी नहीं रखी होगी, तभी आज ऐसे वैद्य पैदा हुए हैं। मैं फिर कहता हूं कि माता और पिता के ऋण को नहीं उतारा जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वी नेवर, हम कभी अपने माँ पिता के ऋण को नहीं उतार सकते हैं, लेकिन हम अपने गुरु के ऋण को उतार सकते हैं। कैसे? ज्ञान को बांट करके। तो ये ज्ञान को बांटने का सत्र है। यहाँ कोई हमारा हम वैद्य जी या फिर कोई भी यहाँ पे वैद्य अपने कोई भी चीजों को नहीं छुपाता है, वो सारा की सारी चीजें बताते हैं यहाँ पे आके। इसीलिए हम अभी तक सस्टेन कर रहे हैं, नहीं तो इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद आयुष दर्पण अभी भी चल रहा है और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। देखिए बहुत सारी चीजें आई होंगी, कभी मेरे साथ हादसा हुआ, कभी वैद्य जी के साथ कुछ नेगेटिव कंडीशंस आई। ये दुनिया है, ये जीवन है, चलता रहता है, लेकिन हम फिर भी अपने सही मार्ग पर अग्रसर हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। शशि जी, और कुछ पूछना है तो पूछिए। 17 लोग ज्वाइन है यहाँ पे जी। हाँ जी सर, प्रणाम सर। मैंने तो आपसे मर्म नाड़ी पंचकर्म तीनों किया था, बल्कि बोला था जब और 400 आपने, अब रुपये सबसे करें- बड़ी बात है कि आपने पीजी भी सिलेक्शन ले लिया। बताइए कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं जो जिन्होंने यहाँ पे मोटिवेट होकर के जिनका पीजी में सिलेक्शन हुआ है। कुछ लोग अब यहाँ नहीं भी आते हैं तो भी वो लोग अपने इस बात को फेसबुक पे देखते हैं, वहां से ज्ञान लेते रहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हुई है। अगर आप पठन पाठन में लगे रहते हैं तो आपका कल्याण तो होता ही होता है जी। हाँ जी सर। मैं 2022 के जनवरी में जब मुझे कोरोना टाइप का हुआ था, तभी मैंने बताया नहीं था कि मैं फ्री थी, क्योंकि उस टाइम मेरी हालत बहुत खराब थी। तो मैं ऐसे फेसबुक पर सर्च किया था और इत्तेफाकन, और उस वक्त मैंने एडीएफ का वो ऐप डाउनलोड करके रखा था, और उसमें वो चीजें थी, क्या बोलते हैं कि उसका पासवर्ड और जूम आईडी दोनों था। मैंने ज्वाइन किया, तो फिर उसके बाद फिर मैं ज्वाइन करती गई। और ये बात सही है कि एडीएफ की वजह से ही इतना सारी चीजें हुई, चाहे सिलेक्शन होने की बात है, चाहे कुछ और करने की बात है। या मैंने एक नबी फोरम पर कहा भी था कि मैंने नेचुरोपैथी सीखी थी, क्योंकि आयुर्वेद में हर चीजें असाध्य थी, तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी पेशेंट्स को हाथ लगाने की। नेचुरोपैथी में हो जाती थी कि भाई नेचुरोपैथिक थ्रू किसी भी मरीज को हाथ लगा सकते हैं। बट अभी ये है कि हाँ, अभी ये जो दीपन पाचन उल्लोमन या जो भी और सारे कंसेप्ट समझ में आए, उनसे ये है कि अब किसी भी मरीज को हाथ लगा सकते हैं। अगर परमात्मा ने उसको लिखा है ठीक होना, तो फिर ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। नहीं, पहले तो हिम्मत ही हार जाता था इंसान कि नहीं, एलोपैथी वालों ने ऐसी डायग्नोसिस दे रखी है तो भाई उसको हाथ ही नहीं लगाना है। तो ये तो है सर। तो ये ड्यू टू आप हैं, पाठक सर हैं, एडीएफ का देखिए प्लेटफॉर्म है, और मेहनत तो देखिए हर वैद्य की है, आपकी अपनी मेहनत है। हम लोग क्या करते हैं, केवल मोटिवेट करते हैं। वैद्य प्रशांत भट्ट जी हैं, इतना अच्छा इलाज करते हैं, कभी कभी इतने अच्छे अच्छे केसेस बताते हैं वो। जगीर सिंह जी हैं, बत्रा सर को देखिए आप, क्या बात है। वो एक दिन वैद्य जी एक दिन इनको संभाषा वाले ग्रुप में लेट जुड़े, सर ने मुझे मैसेज कर करके मैं नहीं जुड़ा हूँ, मैं नहीं जुड़ पाया हूँ। आई सैल्यूट यू बत्रा सर, आपके जज्बे को सलाम करता हूं मैं। और आप रियली आयुष दर्पण का हित चाहते हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पे सर केस प्रेजेंटेशन में केस शीट भरना अनिवार्य होना चाहिए। आपकी अच्छी बात को तुरंत फॉलो किया गया। तो देखिए, आप जो भी नए केसेस आते हैं उनसे कंसेंट लिया जाता है, निश्चित रूप से लिया जाता है, और केस शीट भी भरी जाती है। तो बत्रा सर आपको भी सैल्यूट है। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। सर को नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे को डीएम क्लियर करवानी है सर आपने। तो आपको वैद्य अरविंद पाठक जी क्लियर करवाएंगे। जो इनको जो है डॉक्टर साहब, वैद्य जी इनको डीएम करना है आयुर्वेद हाँ में। जी मैं जरूर। तो आप वैद्य जी अरविंद पाठक जी के जो है आप सत्रों को लगातार देखते रहिए। और जी सर। आप स्वप्निल जी का नाम जरूर लेंगे। स्वप्निल जी जो है वो, अगर कोई भी वैद्य जो है कोई डिमांड करता है कि भाई मुझे इस चीज का लेक्चर चाहिए, तो वो 20 लेक्चरों का जो है पूरा का पूरा लिंक जो है यूट्यूब लिंक शेयर कर देते हैं। भाई उनको भी प्रणाम करते हैं, वो वैद्य नहीं है। ये मनीषा सिंह जी है यहाँ पे, शक्ति मोहन बिजलवाण जी हैं, देखिए कितना रेगुलर रहते हैं ये नाड़ी मर्म क्लिनिकल आयुर्वेद सब में जुड़ते हैं। राम अवतार जी, नलिनी जी, वर्षा जी, किन किन का नाम लूं मैं, 20 लोग यहाँ जुड़ गए हैं। मनीषा मैम कुछ बोलना चाहती है सर। मनीषा मैम बोलिए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम पाठक सर प्रणाम। नवीन सर प्रणाम आपको। बहुत दिन से ग्रुप से मैं थोड़ा सा अटैच नहीं थी, हालांकि परोक्ष रूप से तो देख ही सुन रही थी,
कुछ घरेलू काम थे और अभी थोड़ा फुर्सत मिला तो तुरंत बेचैनी हो गई। मुझे भी 2 दिन पहले ज्वाइन नहीं किया गया तो मुझे भी लगा कैसे नहीं ज्वाइन हो रही हूँ मैं, सुबह का सत्र भी नहीं ज्वाइन कर पाई। सर ये तो हमारे जैसे प्राणवायु है वैसे हम लोगों के लिए ये हो गया है। ADF का तो बहुत बहुत और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद का प्रकाश हर जन तक पहुंचे उसके लिए आप सबका जो अथक प्रयास है जरूर सफल होगा सर। हम सब उसमें अपना अपना जो भी सहयोग मिलता है एक इकाई के रूप में करते रहेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, मैडम जी। अभी मैं बताऊं कि आप जो है अगर अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे अच्छे भावना से करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ईश्वर मदद करता है आपको। मैं बार बार इस बात को मैंने बहुत प्रैक्टिकली अनुभव किया है। जी BM सर। महाजन जी हैं यहाँ पे, गंगवार सर हैं, बताइए, संदीप कुमार जी हैं, शक्ति मोहन जी रंजन। सर कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ शक्ति जी, मोहन जी बताइए सर। हाँ बोलिए बोलिए शक्ति मोहन जी। अम्बाला के डॉक्टर हाँ, गुरुकुल के ग्रेजुएट हैं ये हमारे। शक्ति मोहन जी बोलिए सर। प्रणाम सर, कुछ नहीं बोलना सर, ठीक है। जी ठीक है। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर से बात करना चाहेंगे सर? वैद्य प्रशांत भट्ट जी प्रशांत हाँ, भट्ट जी सर। का बहुत दिनों से प्रशांत भट्ट जी का बहुत दिनों से अनुभव था कि सर हम आयुष दर्पण के एक जो है इतने सारे लोग इतने समय से जुड़े हुए हैं तो एक गेट टुगेदर होना चाहिए। तो वैद्य जी, प्रशांत भट्ट जी, हमने अभी विचार किया है इस पे और हम महाराष्ट्र में ही इसको एक बार प्लान कर रहे हैं। आपको आपकी सुविधा अनुसार तिथि तय, दिन सब तय कर दिया जाएगा और बहुत अच्छा एक हमारी गेट टुगेदर होगी इसमें। हाँ, प्रशांत भट्ट जी बोलिए, बात करिए। हाँ सर, सर प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी हाँ, बहुत अच्छी आ रही है, लाउड एंड हाँ क्लियर सर, है। बहुत अच्छा प्लान किया आपने। गेट टुगेदर तो होना ही चाहिए क्योंकि सारे लोग एक दूसरे से, उनके नॉलेज से, उनके आयुर्वेदिक के ज्ञान से, उनकी आवाज से ही परिचित हैं। कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हमने अरविंद सर को देखा हो या आपको देखा हो या किसी को देखा हो। तो गेट टुगेदर तो बनता है बिल्कुल, जितने जल्दी आप इसको मतलब करें उतना अच्छा रहेगा। इससे बिल्कुल कम से कम लोगों की कनेक्टिविटी जुड़े, मतलब एक दूसरे से जानने पहचानने का, बात करने का मौका मिलेगा। और वो प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें हमारा नॉलेज भी शेयर हो, हमारे केस भी शेयर हो, हमारी सक्सेस स्टोरी भी शेयर हो और आप लोग का ज्ञान भी शेयर हो। बिल्कुल, जी इसको सर। हम पूरी पूरी अच्छी तरह से प्लान बनाएंगे इसका। और हमारे इसमें निश्चित रूप से हमारे क्लिनिकल आयुर्वेद ग्रुप के संभाषा के जो सदस्य हैं वही इसमें आएंगे और इसके लिए हम अब होमवर्क कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में हमने इसकी प्लान बनाने का योजना बनाई है। पूना अभी हमने दिमाग में रखा है, नहीं तो फिर देहरादून, 2 जगहों में से एक जगह होगी। रवि कुमार सिंह सर जी भी यहाँ पे हैं, बहुत अच्छे हैं। सतीश कुमार जी भी हैं। रवि कुमार सिंह जी अभी अभी शायद अग्निकर्म की कार्यशाला में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया था, पर शायद ट्रेन कैंसिल हो गई है, ऐसा उन्होंने बताया है। और सतीश कुमार जी भी हैं। बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हमको फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे इसके बाद सुनते हैं। तो आप में भी अगर सीखने की इच्छा है, ये प्लेटफॉर्म आपका है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे नंबर आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है, इस नंबर पे आप जो है संपर्क करें, लिंक मिलेगा, आप जो है इस लिंक को ज्वाइन करें। और यहाँ पर फिर से हमारे लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं वैद्य जी के, आप देख रहे होंगे निरंतर चल रहा है। कल मेरे से मुलाकात थी, इस वजह से वो लेक्चर्स नहीं हुए। और मैं आपको सबसे अच्छी बात तो ये बताऊं कि हम तो वैद्य जी से ही नहीं मिले थे अब तक, तो इसीलिए हमने जो है, जब हमारी ही मुलाकात पहली बार हुई है तो निश्चित रूप से आप लोगों की मुलाकात भी जल्दी होगी। वैसे आजकल जो है हमने इनको सलाह दी कि आप जो है वैद्य जी अपने 7 बजे के सत्र में अपने कैमरे को ऑन करके बताइए, पढ़ाइए। वैद्य जी ने जो है अपना दोबारा से अपना फॉर्म वापस ले लिया है। और निश्चित रूप से कि अनुराग जी अहिरवार साहब का भी बड़ा स्वागत है। निश्चित रूप से देखिए, हर आदमी की अपनी एक हॉबी होती है। तो मुझे अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग मिले हैं जो जिनकी हॉबी है अच्छे काम करना, पढ़ना लिखना, नई नई चीजें शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा नए स्टाइल में पढ़ाना। बहुत अच्छी कंपटीशन है यहाँ पे और कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, हमको और अच्छा करना है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। और हम जो है, और किसी को कुछ पूछना हो, जगीर सिंह जी हैं यहाँ पे, वो भी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अभी किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए हैं शायद, और वो जुड़ जाएंगे कल तक में, आप परेशान ना हो। अभी भी फोन आ रहा था, आप जुड़ जाएंगे। गूगल फॉर्म नहीं भरा होगा आपने, इसी वजह से आप नहीं जुड़ पाए होंगे। तो वो आप स्क्रीनशॉट 9410 जो यहाँ पे नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप मेरे पे ना करके ना इस नंबर पे आप मैसेज करें, अपना स्क्रीनशॉट भेज दें
तो वो आपको समय पे जोड़ देंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये थोड़ा सा एक सिस्टम डेवलप है हमारा, क्योंकि हमें हर महीने ये काम करना होता है, तो ये आप निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे, आप कोई चिंता ना करें। अभी बार बार फोन आ रहा था, तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, मैं दोबारा नंबर बोल देता हूँ आपको, 09410379397। इस नंबर पर आप अपना मैसेज करें, स्क्रीनशॉट करें, आपको जुड़ जाएंगे आप। थैंक यू वैद जी, कुछ और पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ बात करना है सर से? वर्षा मैम। सर जी एक रिक्वेस्ट और थी सर। हाँ बोलिए सर। सर जी थोड़ा सा काय चिकित्सा का एक सत्र और शुरू करवा दो ना सर। हाँ अभी होगा ना, काय चिकित्सा का सत्र वैद जी करेंगे 7 बजे शुरू। अभी तो आप सर बत्रा सर, अभी तो आप देखते जाइए, अभी तो अनंत काल तक ये सत्र चलते रहेंगे। और आपको जो है क्या, कौन सा एक दिन ऐसा आएगा कि आप बोलेंगे ऑडियो से कि फलाना लेक्चर, तो लेक्चर आपके सामने 4-5 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। हम तो ऐसा लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी यूट्यूब पे हमारी तैयार हो चुकी है, और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों ने हमें देख करके हमारा अनुकरण किया, अच्छा अनुकरण किया, कोई उसमें अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आयुष दर्पण ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उन कीर्तिमानों को आने वाले कई सालों तक कोई नहीं तोड़ पाएगा। बहुत सारे लोग वेबिनार्स कर रहे हैं अभी भी, लेकिन जो हमने जितने वेबिनार्स किए हैं, जितने घंटों तक नाड़ी परीक्षा, रक्त मोक्षण, अग्नि कर्म, कोई विषय नहीं है, तो वो सारे, और इतने लगातार दिन तक लेक्चर्स चलना, ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई छुट्टी नहीं होती हमारे यहाँ, आपने देखा होगा अक्सर छुट्टियां नहीं होती। रविवार को भी आयुर्वेद संभाषा होती है, रविवार को भी वैद्य जी लेक्चर लेते हैं, जबकि हम कई बार कहते हैं कि आप रेस्ट कीजिए। लेकिन आपको सर निश्चित रूप से काय चिकित्सक में ही बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। पीछे के लेक्चर्स आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो स्रोतस विवेचन, अग्नि के बारे में बहुत सारे काय चिकित्सा पे सत्र हुए हैं। आपको क्या चाहिए सर, आप सर्च मारिए यूट्यूब पे जाके, वो मिल जाएगा आपको सर। आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने पर ही मिलेगा, लेकिन हाँ बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, वरना नया जो लेक्चर अपलोड करते हैं ना हमारे स्वप्निल जी, उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको। तो आप आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और ये सारे लेक्चर्स ना यहाँ से फिर यूट्यूब के लिंक जो है वो डिजिटल ऐप पे भी जाते हैं। तो आप अगर डिजिटल ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहां आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। वहां क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा, काय चिकित्सा, स्त्री रोग, सारे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं। अब सर यूज तो करना पड़ेगा, जो उसके लिए जिनको ढूंढना है तो ढूंढना तो पड़ेगा सर। फिर आपको आगे भी लाइव लेक्चर्स मिलेंगे वैद्य जी के। जी जी सर। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। तो मुझे लगता है वैद्य जी आज प्रश्न कम है, अब आप अपने जो है शायद मुझे लगता है कि आपके सत्र अब चले तो ज्यादा अच्छा है, आपके केसेस वगैरह डिस्कस हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सर, आपको प्रणाम सर। धन्यवाद आपको, पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान आपका बहुत अच्छा करेंगे। आप निश्चित रूप से भगवान पे भरोसा रखिए, एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी, बी हैप्पी। जी वैद्य जी नमस्कार। थैंक यू, प्रणाम सर, थैंक यू। तो आइए आज आप लोग में से कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो हम लोग ग्रदसीवाद पे थोड़ा बात करके और फिर उसके बाद हम केस डिस्कस करेंगे। हमारे पास साइटिका के पेशेंट आते हैं ग्रदसीवाद, तो उसमें क्या होता है, तो ऐसा बताया गया है कि स्टिक पूर्वम कटि पृष्ठोरु जानु जंघा पदम क्रमात् ग्रदसिम स्तंभ रुक तोदे गृहणाति स्पंदते मुहु वातात वात कपात तंद्रा गौरवा अरोचका नविनता। मतलब स्टिक प्रदेश से वेदना आरंभ होके कटी, पृष्ठ, उरु, जानु, जंघा और पाद, पैर, इसमें क्रमशः करके वेदना नीचे की तरफ जाती है, और यह व्याधि को ग्रदसी ऐसा बोला जाता है, साइटिका। यहाँ पर साइटिक नर्व जो रहती है, जो कमर से निकलती है अपने लंबर रीजन से, वो नीचे जाती है और कहीं ना कहीं इरिटेट होती है, कॉम्प्रेस होती है, इसलिए वेदना होने लगती है। और इसमें स्तंभ होता है, वेदना होता है, तोद होता है, सुई चुभने की तरफ वेदना होती है, और स्पंदन भी होता है। अगर इसमें कफानुबंध रहा तो तंद्रा होती है, सार्वधिक ड्रॉजीनेस आता है, और शरीर में गुरुता आती है, और अरुचि, ये लक्षण होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में ग्रदसी के 2 टाइप बताए हैं, एक शुद्ध वातज और दूसरा वात कफज बताया है।
वातज ग्रदसी में सुई चुभोने की तरफ वेदना होती है, पूरा सैटिक नर्व पेन रहता है, शरीर में वक्रता आ जाती है, जानू मतलब जो नी जॉइंट है, कटी और उरु में स्तब्धता आती है, स्फुरन होता है। वात कफज ग्रदसी में अग्निमांद ये कारण होता है, तंद्रा, लाला स्त्राव, अन्न विद्वेष, ये वात कफज ग्रहणी में ग्रदसी में दिखाई देता है। और दूसरा क्या है कि ग्रदसी वात जो रहता है उसकी चिकित्सा क्या करना है, तो ऐसा बताया गया है कि उसमें हमें सिरावेद, अग्निकर्म, फिर हम इसमें बहुत सारे बस्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि महा विषगर्भ तेल का बस्ती देते हैं, दशमूल काढ़े का बस्ती देते हैं। अग्निकर्म से जो जो पॉइंट में जहां दुख रहा है वहां पे हम स्वर्ण शलाका से, पंचधातु की शलाका से अग्निकर्म करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं। तो और दवाइयों में वात गजांकुश रस, एकांग वीर रस, रसराज रस, महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, ऐसे जो जैसी अवस्था रहती है उस तरह से हम दवाइयां देते हैं। कभी कभी स्वर्ण कल बृहत्वा चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, कभी कभी हम कटी बस्ती करते हैं, कभी कभी हम मात्रा बस्ती करते हैं, कभी निरू देते हैं, कभी यापना बस्ती देते हैं, अलग अलग चिकित्सा देते हैं, तो ये पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अभी आप लोग बताइए, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, कोई केस के बारे में डिस्कस करना है तो करिए। मनीषा मैम, आप कोई केस के बारे में बताना चाहें तो बता सकती हैं। सतीश कुमार जी, डॉक्टर सतीश कुमार जी, आप बहुत दिन के बाद आए सर, कुछ केस के बारे में डिस्कस करना है। वैद्य प्रशांत, नमस्कार सर। हाँ सर बताइए सर, आप कहाँ थे सर इतना दिन से? नहीं, मैं 1 महीने नहीं आया सर, 1 महीने में कहीं बाहर गया हुआ था सर। और डॉक्टर साहू जी कैसे हैं? ठीक है सर, मुकेश साहू सर सही है सर। अच्छा, ठीक तो है आप थोड़ा ओके। केस बताइए ना सर, कुछ डिस्कस सर करिए। फिलहाल तो मैं केस के लिए मैं बस 1-2 दिन बताऊंगा सर। ठीक है सर। आज नहीं। आप स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य ठीक है सर अभी? जी सर बिल्कुल, स्वास्थ्य ठीक है सर, वैसे कहीं ड्यूटी लगी हुई थी मेरी दूसरे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर नलिनी मैम, आपकी बेटी से हमें एक बार बात करना था, वो कब फ्री होंगी? हमें एक बार बात करना है कि वो तबीयत कैसी है उनकी, पढ़ाई कैसा चल रहा है। आप जब भी फ्री हो वो तो हमें मिला दीजिएगा। प्रणाम सर। हाँ सर प्रणाम मैम। मिलाऊंगी सर। हाँ, अभी मिल रही है तो वो सुबह या- टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क पड़ता है सर, वहाँ पे 2.5 घंटा आगे है ना थोड़ा। तो अभी वो इधर है कि चली गई फिर से वापस? गई सर, वो 16 तारीख को ही गई, 16 सितंबर। अच्छा अच्छा, चली गई हैं, अच्छा। हाँ तो अभी कौन से ईयर में है मैम वो? सर, वो 2nd ईयर में अभी। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर अच्छे से गया ना, बिना कोई? हाँ अच्छा हुआ। जी, ठीक है मैम। तो अभी आपके पास आपका बेटा और आप हैं? जी सर, मैं और बेटा दोनों। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। आप कोई केस डिस्कस करना चाहें तो कर सकती हैं हमारे साथ कभी भी। सर फिलहाल तो नहीं है सर। ठीक है, आप करिएगा। जी ठीक है। सर। हाँ, और डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कोई केस डिस्कस करना चाहती हैं? मंगला मैम, अनुराग कुमार जी, जागीर जी, डॉक्टर सुनील गिल जी, सविता पेटे मैम, कोई केस डिस्कस करिए। थोड़ी देर में करते हैं सर, थोड़ा बच्चे लोग हैं बहुत शोरगुल कर रहे हैं। ठीक है मैम। और आपके बेटा बहुत ठीक है, उनका प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है? हाँ हाँ जी सर, जी सर, आपका आशीर्वाद। आप एक बार हमें मिलाइए ना उनसे भी, बेटा बहुत से जी ऑनलाइन। जी 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 जी, वो पोते को मिलवाऊंगी सर। हाँ, और उनको संहिता वो वाचन में भी लाइएगा बेटा बहू को। सर, वो पोता है अभी 4th 5th में गया है, वो गायत्री रामायणा कंठस्थ है उसको संस्कृत में। जी, तो आप सुबह के सेशन में लाइए ना, बहुत मजा आएगा। हाँ सर, मैं जरूर जरूर आऊंगी। और संस्कृत में सारी चीजें उसको सब याद हो गई हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझाता भी है। जी, बहुत पता नहीं उसको कैसे इतनी जल्दी गॉड गिफ्ट है सर। असल में आपके संस्कार हैं, अच्छे संस्कार हैं दादी माता से। जी मैम। जी सर, ठीक है। केसेस तो है सर, फिर मैं थोड़ा और फ्री होकर के करती हूँ। जी मैम, जी जरूर, हम इंतजार जी कर रहे हैं। ठीक है, जी थैंक यू। जी, हाँ, प्रणाम। और थैंक यू मैम। और महाजन जी, डॉक्टर राम कुमार जी, शक्ति मोहन जी, कुछ बोलिए सर, गंगवार सर, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। महाजन सर कुछ बोलना चाहेंगे सर? प्रणाम सर। प्रणाम सभी सर। को प्रणाम। सर अपना एक अपने ऊपर ही बीता हुआ बताता हूँ। मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था, 75 डेज में छुट्टी पे रहा था जी 1988 में। जी और उसके बाद मुझे थकावट रहने लग गई। जी सुबह ड्यूटी जाना, उठने का मन नहीं करना सुबह,
फिर शाम को भी क्लिनिक भी चला जाता था। मिसेस क्लिनिक करती थी तो शाम को भी मन नहीं करना जाने का। तो मैंने उस टाइम बीकोसूल और जेरी फोर्ट वगैरह रखी हुई थी क्लिनिक पे, तो वो ला के रख दी मैंने। 1 महीना नियम से खाई और रिजल्ट वाज 0। 1 महीने बाद कोई आराम नहीं हुआ। दिमाग घूमा कि क्या करना चाहिए, जब मुझे ही नहीं आराम तो हम पेशेंट्स को देते हैं तो उनको क्या आराम होता होगा। खाना पीना घर का ही खाता हूँ, कोई बाहर से नहीं खाता। फिर सोच सोच के ये निर्णय खुद ही लिया कि शाम को जो चाय बनती है, फिर 5 बजे चाय बनती थी, पेरेंट्स साथ रहते थे तो शाम को 5 बजे चाय पीते थे। 3 बजे हम लोग 2:30-3 बजे लंच करते थे, बच्चे भी स्कूल से आ जाते थे और मैं भी ड्यूटी से आ जाता था और इकट्ठे ही लंच करते थे। 5 बजे फिर चाय पीते थे। तो सोच सोच के मैंने चाय बंद कर दी कि चाय को बंद करता हूँ और जूस का गिलास पीना शुरू करता हूँ। तो शाम को जब मैं क्लिनिक के लिए निकलता था तो शाम को मैं सीधा क्लिनिक ना जाके, जूस वाले भी पेशेंट ही थे मेरे, तो वहां से जूस का गिलास पीना शुरू किया, मिक्स जूस। तो जूस पीने के हफ्ते बाद ही मेरी थकावट सब दूर हो गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि जूस नियम से 2-2.5 साल चलता रहा और कुछ आदत ऐसी बन गई कि कहीं भी किसी डाइटिशियन का कोई आर्टिकल कहीं है या कहीं भी है तो उसको मैं पढ़ लेता था। तो सोच सोच के ये पढ़ के सब निष्कर्ष यही बना मेरा। 2-2.5 साल जूस पीने के बाद वो बंद कर दिया और फिर ये था कि सीजन के फ्रूट्स सभी खाने हैं। तो अब हमने नियम बना लिया हुआ है 10 बजे, जैसे हम लॉकडाउन के बाद तो हमने खाना भी नियम का कर दिया है कि 10 साढ़े 10 बजे दलिया, उसमें भी सब्जियां डाल लेते हैं और दोपहर को 2-2.5 बजे, बस 2-2.5 घंटे ही हम क्लिनिक पे जाते हैं। मिसेज MBBS हैं, इकट्ठे ही जाते हैं, इकट्ठे ही बैठते हैं। वो अपना करती हैं, मेरा पेशेंट आ जाता है तो मैं उसको एडवाइस कर देता हूँ और 2-2.5 बजे हम वही जो मौसम की चीजें हैं, फल वल, 5-7 तरह के फल, खीरा, मूली, गाजर का मौसम आ जाएगा तो वो यही खाते हैं और शाम को फिर 2 चपाती या चावल, दाल, सब्जी यही खा लेते हैं। तो जूस पीने के बाद ही मेरी थकावट सब दूर हो गई और अब मैं पेशेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ। और पेशेंट्स जो काफी टाइम से एंटी हाइपरटेंसिव दवाई लेते थे, बीपी के लिए दवाई खाते थे, उनको भी एडवाइस किया तो जो लोग मान गए उनकी बीपी की दवाई छूट गई। मेरा भी बीपी पहले कभी दवाई तो मैंने बीपी की खाई नहीं थी, कभी 130, 140, 90 रहता था और अब आज की डेट में मेरा बीपी 110, 70, 80, 120, 80 ऐसे ही रहता है। और जो पेशेंट मान जाता है कि डाइटिशियन, मैं यही एडवाइस करता हूँ कि 70-80% सलाद फल खाओ सीजनल और बिना नमक के खाओ, तो 1 साल में उनकी बीपी की दवाई छूट जाती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। बिना दवाई खाए कोई चेंज, फिर कोई दवाई खाने की जरूरत है, अगर आप डाइट कंट्रोल करते हो तो कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही शेयर करना था कि हाइपरटेंसिव पेशेंट आते हैं तो उनको धीरे धीरे दवाई आप छुड़ा सकते हैं और किसी तरह का टॉनिक भी लेने की ऐसी कोई जरूरत नहीं रहती। तो आप अभी सर क्या दवाई खा रहे हैं बीपी के लिए? अभी कुछ कोई नहीं? नहीं खाता, वही स्वामला ले लेता हूँ सुबह जी। और कोई दवाई के नाम से कोई नहीं लेता। अब शाम को दूध लेते हैं आधा गिलास, उसमें थोड़ा अश्वगंधा 1 चम्मच डाल लेते हैं पाउडर, रसायन के नाम से। अब मेरी उम्र 72 हो चुकी है, 73 चल रहा है और सुबह 3 घंटे मैं एक्सरसाइज ही करता हूँ। एक्सरसाइज सुनते सुनते ही सुबह का लेक्चर भी करते करते ही लेक्चर भी सुन लेता हूँ। बहुत बढ़िया सर।
थैंक यू। देखिए इन्होंने बीपी को कैसे ठीक कर दिया अपने को, बीपी की दवाइयां बंद हो गई एलोपैथी अपने की। को भी ठीक किया, पेशेंट्स भी जो एडवाइस मान लेते हैं कि 70-80% सलाद फल खाना है, उनका भी बीपी 1 साल तो लग जाता है ठीक होने पे, फिर उनको कोई दवाई नहीं खानी पड़ती। जी थैंक यू सर। जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। और किसी को कुछ बताना है? शशि मैम आप कुछ बताना चाहेंगी? सर मैं अभी बस्ती देकर मैं बात करती हूँ सर। ठीक है, जरूर जी। जी सर, थैंक यू। और डॉक्टर मुकेश कुमार जी, आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है सर? प्रणाम सर। प्रणाम सर, कैसा प्रैक्टिस चल रहा है और कहाँ चल हाँ रहा है? सर, अभी सर एमपी में सर, भोपाल के पास में है सर, पचौर। जी सर ये पूछना था सर, आपने बताया गर्जे में जो सर जो L4 L5 में सर कई बार नर्व कंप्रेशन होता है सर, तो सर कंप्रेस को दूर करने के लिए सर क्या क्या करना कटी चाहिए? बस्ती देते हैं ना, मैंने बताया ना, कटी बस्ती देते हैं, रक्त मोक्षण करते जी हैं और अग्नि कर्म करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा। मेन तो वहां पे हमें घृत पान और बस्ती से ही फायदा होता है। जैसे अश्वगंधा घृत हो गया, विदारती घृत हो गया, घृत पान और बस्ती से वो पूरा कॉम्प्रेशन है वो खुल जाता है, या जी कटी सर। बस्ती या अभ्यंग स्वेदन, जी ये सारी चीजें हैं। और सर आपका प्रैक्टिस थैंक कैसा यू चल सर। रहा है मुकेश कुमार जी? हाँ सर ठीक चल रहा है सर अभी। आप सर खुश एक हैं? पेशेंट का वो थोड़ा सा केस देखना था सर। ठीक सर है मस्कुलर डिस्ट्रोफी का एक पेशेंट आई थी सर, उसको मतलब चल रहे हैं, जब बैठती है सर पेशेंट, जी तो सर बैठने में बहुत मुश्किल होती है, और जब उठती है सर तो किसी का सहारा लेकर के वो उठना पड़ता है उसे। जी सर मस्कुलर डिस्ट्रोफी सर डायग्नोस हुआ है जी। सर, एक बार उसके आप लिए। सर केस टेकिंग अच्छा से करके, हेतु हेतु करके फिर बताइए ना सर, जी सर। फिर हम करेंगे ना अच्छे से। जी सर, जी मैं करके बताता हूँ। जी थैंक यू सर, बहुत थैंक यू अच्छा सर। लगा, आपने अच्छा प्रैक्टिस में पिकअप ले लिया, अब अच्छा कर रहे हैं। जी सर। थैंक यू सर थैंक यू। आपके द्वारा सब ज्ञान प्राप्त हो रहा है सर, उसके द्वारा हो रहा है सर, आयुष दर्पण आपके द्वारा सर। मुझे तो किसी ने ऐसे सिखाया नहीं था, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत से सब सीखा है, तो मैं सब सिखाऊं, ऐसा मुझे लगता है। जी सर। और जी सर। 7 बजे का जो लेक्चर होता है उसको मैं बहुत पढ़ के सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाता हूँ, और वो नोट्स से मैं पढ़ के बताता हूँ, उसको सिंप्लीफाई करता हूँ कि इजी लैंग्वेज में समझ आए। बहुत ज्यादा टफ शब्द यूज करूंगा तो सबको नहीं समझ आएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर गंगवार सर, मंगला मैम, वर्षा कौशिक मैम, कुछ बोलिए आप लोग भी। वैद्य प्रशांत भट्ट जी, कोई केस है तो डिस्कस करिए, कुछ बोलना है? शशि मैम तो ये दे रही है, बस्ती दे रही है। कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं बोलूंगा फिर। हम लोग ना कुछ कुछ बातें करेंगे अभी आयुर्वेद से रिलेटेड। हाँ मुझे ये बताना है कि जो अर्श के पेशेंट आते हैं, तो उसमें कुछ कफज अर्श के पेशेंट आते हैं, कुछ रक्तार्श के पेशेंट आते हैं, कुछ हमारे पास वातज अर्श के पेशेंट आते हैं। तो हम कैसे पहचाने कि वायु वाला अर्श कैसा है? शक्तिमोहन जी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं आप, मैं तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसे हम आयुर्वेद पे बात कर रहे हैं। वातज अर्श के पेशेंट आते हैं ना, तो जो अर्श होता है, अर्श का मस्सा जो होता है, जो बाहर निकला हुआ डायलेटेड रेक्टल वेन होता है, वो शुष्क होता है बहुत ज्यादा, वहां पे चिमचिम वेदना रहती है, वो म्लान रहता है, श्याव रंग का रहता है, अरुण रंग का रहता है, स्तब्ध रहता है और खर रहता है और विविध आकार के रहता है। छोटे बड़े ऐसे अर्श रहते हैं और टेढ़े मेढ़े रहते हैं, कभी छोटे रहते हैं कभी बड़े रहते हैं, और उसके वजह से उसमें एक तो मल प्रवृत्ति नहीं हो पाती है ठीक से, अगर अर्श का मस्सा है तो, वातज अर्श है तो, और बहुत हार्ड रहते हैं वो, और उसके वजह से पेट साफ नहीं होना, मल प्रवृत्ति अच्छे से नहीं होती, अपान वायु ठीक से नहीं निकल पाता है, तो अपान वायु विगुणित होके सिर में चला जाता है, उसकी वजह से शिरः शूल। ऐसे वातज अर्श के पेशेंट में आप देखिएगा, कभी भी आप लोग चेक करेंगे ना, तो वातज अर्श है, पित्तज है, कफज है, रक्तज है, तो ये चेक करिएगा। तो वातज अर्श में हेडेक रहता है ज्यादातर, या पार्श्व में शूल रहता है, अंश में शूल रहता है, जो ये पीछे स्कैपुला का रीजन है ना, वहां पे बहुत पेन रहता है,
कमर में दर्द रहता है, वंक्षण संधि में शूल रहता है। तो अभी किसी ने पूछा ना कि साइटिका का प्रॉब्लम, कभी कभी वह साइटिका का प्रॉब्लम है ना, नर्व कंप्रेशन, वह अर्श के वजह से भी उत्पन्न होता है। उसको देखना चाहिए, एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गया छोटा मोटा, उसकी वजह से होता है। तो अर्श है कि नहीं वो हमें देखना चाहिए। इसी तरह से उद्गार आता है और उसको रोक दिया, या फिर शवतु आ रहा है उसको रोक दिया, तो ये बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाता है। उसी तरह से जो वातजर्श होता है उसमें अग्निमंद होता है, कर्ण नाद होता है, कर्ण में आवाज आ रही होती है। और मल प्रवृत्ति जब भी करते हैं वातजर्श के पेशेंट, तो उसमें मल प्रवृत्ति कैसे होता है, तो गांठ की तरह होता है, ग्रथित, अल्प, सशब्द, आवाज बहुत ज्यादा आती है। फिर प्रवाहन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, विबद्धता होता है, पिछिलता होता है, बहुत ज्यादा चिपचिपापन होता है। और मल प्रवृत्ति के टाइम पे पेन बहुत ज्यादा सीवियर होता है, वेदना होती है, पेन युक्त होता है, पिछिल होता है। और रोगी की त्वचा, नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरुष, ये सब काले काले हो जाते हैं। नाखून में देखेंगे ना तो उनके काले जैसे होने लगते हैं। और कभी कभी वातजर्श के कॉम्प्लिकेशन में, उपद्रव में गुल्म रोग होता है, प्लीहा वृद्धि मतलब स्प्लीनोमेगाली होता है, फिर आगे बढ़ के उदर व्याधि होता है, फिर कभी कभी उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है। ये अर्श के वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसी तरह से मैं एक रक्तार्श बताना चाहूंगा। रक्तार्श में क्या रहता है कि अंकुर जो रहते हैं वो इंटरनली भी रहते हैं या एक्सटर्नली भी रहते हैं। बरगद के अंकुर की तरह रहते हैं, गुंजा की तरह रहते हैं, और रेड कलर के अंकुर रहते हैं मर्श अर्श के रक्तार्श में। और इसमें मलाव स्तंभ रहता है। पेशेंट जब भी जाता है ना मल त्याग को, तो उसको ब्लड आता है, गाढ़ा आता है, रक्त युक्त मल प्रवृत्ति होती है। और या कभी कभी अगर ग्रथित मल प्रवृत्ति तो जोर लगा के होता है, और जैसे मल निकलेगा तो छिल जाता है और व्रण की उत्पत्ति होने लगती है, और उससे खराब रक्त या उष्ण से रक्त स्राव होता है। रक्तक्षय ज्यादा होगा, रोज 2 चम्मच 3 चम्मच खून निकल जाता है रक्तार्श में, तो उससे पेशेंट जो रहते हैं ना उसका बल, वर्ण, उत्साह ये कम होने लगता है, और कोई भी काम करने का सामर्थ्य जो है, स्ट्रेंथ, वो कम होने लगता है। इंद्रियां खराब हो जाती हैं। मल प्रवृत्ति के समय बहुत ज्यादा उसको कठिन या रुक्ष, और ऐसा आता है कि जो छिल जाता है, कट जाता है, ऐसा मल प्रवृत्ति होता है। अच्छे से वायु का निस्सरण नहीं होता, पूरा दिन भर खराब जाता है उसका, मतलब वो माइंड भी उसका ठीक नहीं रहता है। ऐसा रक्तार्श के पेशेंट है। हाँ सर बताइए। सर ब्लड ब्लड कैसा होगा सर, फ्रेश ब्लड होगा या? दोनों हो सकता है, या तो फ्रेश ब्लड होगा, अगर वो बाहर कट गया तो वो फ्रेश ब्लड भी आ सकता है, या कभी कभी अंदर जमा हुआ है वो ब्लैकिश भी आ सकता है। लेकिन रक्तार्श में बहुत ज्यादा पेन होता है, कभी कभी 3-3 घंटे सर पेशेंट चिल्लाते रहता है, उसको बैठने में तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। उसका हेतु रहता है गरम मसाले खाना, पेट साफ न होना, अग्निमंद होना, और एक्सरसाइज न करना, और बहुत ज्यादा रुक्ष चीजें खाना, मलावरोध होना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब आप लोग कृपया बताइए, अंजना मैम कुछ बताना चाहती हैं, कोई केस तो आप बता सकती हैं, नहीं तो मैं तो बताते ही रह रहा हूँ कुछ कुछ। क्लिनिकल संभाषण में डॉक्टर जागीर सिंह जी आप कृपया बताइए, वर्षा मैम, राम अवतार जी, और शशि मैम आपने बस्ती दे दिया क्या? आप कुछ बताना चाहें बता सकती हैं। आदित्य सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, आपका अभी तबीयत कैसे है आदित्य सर? डॉक्टर आदित्य सर बिजी हैं शायद। कोई पेशेंट देखे आपने कैंसर के, कुछ ऐसे अनुभव है तो शेयर करिए कृपया। कोई नहीं बोल रहे हैं आज, कुछ बोलिए प्लीज, ऐसे चुप मत रहिए आप लोग, कुछ बोलते रहिए सर। हाँ जी सर अभी तो रस औषधि अब मेरा तो भरोसा उठ गया है, 2020 में जो आती थी अब वो क्वालिटी नहीं है सर, क्या बताएं। आप तो कोई कंपनी मैंने, की दवाइयों से बहुत नाराज हैं शायद। हाँ सर, दूध प्रोफेसर का मेरे को इंटरेस्ट खत्म हो गया। आप एक काम पहले करिए, जो, मतलब मैं कोई कंपनी का वो नहीं कर रहा हूँ, आप क्या करिए कि भस्म परीक्षा का क्या विधि बताए। निश्चंद्रत्व, बारीतर, निश्चंद्रत्व मतलब वो चमक नहीं आनी चाहिए अलग तरह की। फिर बारीतर मतलब पानी में तैरने वाला। रेखा पूर्णत्व मतलब हाथ के जो पोरों में वो चले जाए। ये आप भस्म का परीक्षा करना है ना, आप बड़े बड़े कंपनी का सारा लाइए भस्म, स्वर्ण भस्म, और देखिए तो सब उल्टा पुल्टा रहता है, कुछ भी नहीं है उसमें।
बाहरी तरह तो सर रेखा पूर्ण कैसे करते हैं सर? हाथ में अगर वो लेते हैं हम आप अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के बीच में डालिए, तो इंडेक्स फिंगर में अच्छा। आपको लाइन लाइन दिखता है ना, तो वो पूरा ऐसे भर जाता है लाइन लाइन के बीच में। अच्छा अच्छा। तो सर ये अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के बीच में हमने पकड़ा उसको, पकड़ा और भस्म ऐसे को थोड़ा घिस दीजिए, घिसने के बाद घिस उसको दिया। झटक दीजिए। झटक देंगे ना तो वो लाइन के बीच में वो अगर रहे तो मतलब रेखा पूर्णत्व, रेखा को पूर्ण कर दिया, भर दिया अंदर, अच्छा यानी ठीक है ना। तो आजकल के भस्म जो है ना वो ऐसे नहीं है। स्वर्ण भस्म आप देखिए सब ऐसे इतना बेकार आ रहे हैं ना, सब ऐसे ही आ रहे हैं आजकल, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है लोग को, तो वो सारा विधि और एसओपी नहीं फॉलो किया जा रहा है। सर। कोविड के पहले तक ठीक था सर, अब नहीं हो पाता कमर्शियल मेडिसिन। हाँ, कोविड अब नहीं हो पाता। कोविड में लोगों ने बहुत पैसा कमाया ना, तो अभी शॉर्टकट करने का आदत पड़ गई। तो सर आप ही खुद ही बना लीजिए ना सब चीज। सर मैं कैसे आप क्या इतना करिए कि महंगा रॉ मटेरियल, रसशाला बनानी पड़ेगी, वो पुट्टी देना पड़ेगा, सब भाग मैं जाएंगे सब छोड़ के कर। जो राष्ट्रीय गुरु का एक कोर्स होता है ना, राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु का एक कोर्स होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो रस शास्त्री लोग हैं हमारे, जैसे कि पद्मश्री बालेंदु प्रकाश सर, वो देहरादून के पास हैं, उनके सर पास उनकी जाके। मैंने हाँ उनकी भारत भेषज की मैंने वो मंगाई थी सर, कज्जली। तो हाँ मैं सर फ्रैंकली बोल रहा हूँ सर, उसमें वजन ही नहीं था। अब भारत में वजन रहता है, उसका वेट ही कम हो गया। उससे अच्छी तो दूध पापेश्वर की वो पोटली की कजली वो हैवी है कम ठीक से है, कम। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक बार जाके सीखिए, देखिए, फिर आप फिर डिसाइड करें कि सही है कि गलत है। उन्होंने कुछ और चीज भेज दिया कि आप जो चाहते थे, आप, मैं ये चाहता हूँ आप सीखिए, गलतियां मत निकालिए, वो गुरुजी हैं जी हमारे। सर जी। तो आप सही सर। बालेंद्र प्रकाश सर के पास जाइए, और उनका नंबर आपको नवीन सर दे देंगे। आप उनके पास एक साल रह के देखिए, कभी कभी जाके, और वो कैसे भस्म बनाते हैं, कैसे पुट देते हैं, क्या मर्दन करते हैं, क्या मेडिसिन यूज करते हैं। ऐसे जब गुरु बनाएंगे ना, तभी आप सीख पाएंगे। जैसे अर्जुन जो थे ना, वो कृष्ण भगवान के पास पूरा सरेंडर हो गए कि आप हमें ज्ञान दो। उनको आता था सब कुछ, अर्जुन को ऐसा नहीं है कि बेवकूफ थे, महारथी थे, और कितने गांडीव धारण किया था, धनुष। लेकिन वो सरेंडर हुए, गुरु के पास झुके, तो गुरु जी ने ज्ञान दिया। वैसे आपको बालेंद्र प्रकाश सर बहुत अच्छा बता सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका एक लिस्ट दूंगा। हाँ, प्रशांत ओके भाई सर, कुछ बोलना थैंक चाहते हैं? हाँ हाँ, मेरा इनसे क्वेश्चन था आदित्य सर से कि आपने दूध पापेश्वर की क्या दवाई यूज की और आपको रिजल्ट नहीं आया? सर। एक्चुअली में जो पोटली आती है दूध पापेश्वर की, वैद्यसेवा.com से। नहीं, रस हेलो। औषधि और भस्म में बताइए आप। नहीं, मैं रस औषधि की बात कर रहा हूँ, पोटली जो उनकी हाईएस्ट लेवल की मेडिसिन है। तो वो बिनाइन केसेस में काम करती हैं अभी भी, लेकिन मेलिग्नेंट केसेस में मैंने काम अब नहीं करती है सर। जिस तरीके से मैं खुद पे इफेक्ट, जब भी मैं किसी पेशेंट को देता था, मैं खुद लेता था वो मेडिसिन, जिससे इफेक्ट देखने के लिए कि कैसा है, क्योंकि और कोई तरीका मुझे मालूम नहीं था। अब 2020 की मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल बताता हूँ। 2020 की जो हेमगर पोटली थी, वो क्या है, जैसे दुकान पे देर से उठती है, ऑनलाइन जल्दी उठ जाती है। ऑनलाइन आपको सस्ता पड़ता है, दुकान पे महंगा पड़ता है ना। तो 2022 की बात है, मेरे जब कैंसर का पेशेंट मर गया था, तो एक मेरा बांग्लादेश का पेशेंट उनकी औषधि ले रहा था। तो वो, लेकिन जब उसने फोटो भेजी तो 2020 की थी वो मैन्युफैक्चर्ड। तो मैंने वो 2020 की मेडिसिन मंगाई और 2022 की मंगाई, दोनों मेडिसिन मेरे पास थी। पहले मैंने 2022 की खाई। 2022 की मैंने इसलिए खाई क्योंकि टेकीफाइलेक्सिस इफेक्ट रहता है, मतलब आप बार बार खाओ तो किसी भी मेडिसिन का इफेक्ट कम होता है। तो मैंने 2022 की खाई, और उससे जो इफेक्ट्स आते हैं बॉडी में, प्राणवास रोहतास में, जिस तरह से नींद, जिस तरह से वो माथे पे काम करती है, उतने नहीं थे जितने 2020 के में थे। अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिव प्रूफ नहीं है इसके लिए, लेकिन सर ये मैंने अपने पेशेंट्स में और खुद के शरीर में मैंने उनको काम करते हुए कम पोटेंट पाया गया है सर। मैं कोई नहीं, ये चैलेंज नहीं बात, कर सकता किसी को। हाँ नहीं, मैं पोटली किसी तो को खैर मैंने, हाँ नहीं सही बोला आप, पोटली मैंने यूज नहीं की। लेकिन ये जो कंपनी है ये दो टाइप के गोल्ड बनाती है। एक इनका रहता है प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम रहता और है और एक नॉर्मल वो रहता है। एक नॉर्मल प्रीमियम होता वाला है वो। महंगा होता है। हाँ हाँ ये सर। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा मतलब ठग विद्या वाला काम हो रहा है इस कंपनी के साथ में, क्योंकि ये जो प्रीमियम क्वालिटी
का भ्रदवा चिंतामणि रस 10 गोली 1450-1500 रुपए में बेचती है। और एक्चुअल में वो गोली का जो वजन होता है वो होता है 62.5 ग्राम। मतलब वो गोली एक रत्ती की भी नहीं होती है। और ये एमआर आपको हमेशा बताएगा कि नहीं ये एक रत्ती की है, 125 mg इसका वेट है। मैंने इनकी सारी दवाइयों का जितने भी गोल्ड प्रिपरेशन आते हैं सबका वजन किया है। प्रीमियम क्वालिटी जब ये बोलते हैं तो इनका 62.5 ग्राम है ना, आधा रत्ती का गोली है। इसका ये 1460 रुपए ले रहे हैं 10 गोलियों का। तो पहले तो मुझे भी मैंने बड़ा भी हाँ मैंने वो भी मेरा देखा है भी सर, वो उनका साइज पहले में सामने साइज कम होता जा रहा है, 3 साल में हाँ साइज हाँ कम हो तो गया है। कम होता है। और जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है इनके पास वो गोली जरूर इनकी 250 mg की होती है, 2 रत्ती की एक गोली प्राइस होती है उसका पर बड़ा हाँ रहता है प्राइस। उसका प्राइस आपका कम रहता है स्टैंडर्ड वाला। लेकिन प्रीमियम जी जी क्वालिटी में ये फुल बेवकूफ बना रहे हैं और लोग बन रहे हैं और लोग उसको ले रहे हैं। लेकिन इनकी परख तब होती है जब कोई इमरजेंसी पेशेंट में हम इसको यूज करते हैं। जैसे आपने कहा कि हमने मेलिग्नेंसी वाले पेशेंटों को पोटली दी तो वो काम नहीं करी। ऐसे ही नहीं मेरे कर साथ भी पाऊंगा। हुआ था। मेरा एक पेशेंट मैंने लॉस किया था इसी चक्कर में। उसके बाद से मैंने उठा के पूरा का पूरा माल वापस किया था और फिर मैंने कंपनी चेंज कर दी थी। और वैद्यनाथ का कभी यूज, खैर वैद्यनाथ तो पोटली नहीं बनाता, लेकिन जो इसकी दवाइयाँ हैं काफी अच्छी लगी मेरे लिए। और वजन भी अगर आपकी मतलब कोई भी टैबलेट अगर आप उसका वजन करते हो तो एक रत्ती अगर वो बोल रहे हैं तो उसका वजन करीबन 140 mg के आसपास 160 mg के आसपास रहता है। तो इसमें तो ये कंपनी सही नहीं है, आपका कहना सही है। और मैंने ये भी देखा है कि अगर आप कोई 1000 फुटी भस्म इनसे मंगाते हो और उसका वेट करते हो, तो मैंने मंगाई है, मैंने 10-10 ग्राम की दवाइयाँ मंगाई हैं, उसमें 1-1 1.5 ग्राम वजन भी इनका कम होता था। तो ये निश्चित है कि भाई इन्होंने अपना पहले अच्छा रेपो बनाया, लेकिन जब इनके पास खपत बढ़ गई तो इनने अपनी जो मतलब क्वालिटी कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया। जी सर। जी सर, मैं एग्री करता हूँ कई पार्ट्स में इससे। जी सर, नहीं मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिव प्रूफ नहीं है। इमरजेंसी में समझ में आता है सर। जब आपको कोई कार्डियक बस। अरेस्ट हुआ है और आपको दवाई देनी है या कोई पेशेंट शॉक में है आपको दवाई देनी है ना, तब समझ में आता है कि ये तो काम ही नहीं कर रही। बस नहीं कर रही काम। यस, और 2020 के पहले वाली काम कर रही थी। हाँ जी सर। जी सर। जी, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? शशि मैम आप आ गई? हरीश बत्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं शशि सर, मैम, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। सर मेरा एक केस है। हाँ जी बताइए सर। सर एक लेडी मुझे दिखाने आई थी तो मैंने उसको देखा था। तो वो बैक पेन लेके आई थी मेरे पास कि उनको दर्द हो रहा है, पूरा कटी प्रदेश में पेन होता है। तो मैंने उसका एक्सरे भी कराया था और बाकी टेस्ट कराए। तो उसमें मतलब जो अपने हाँ जी सर। हाँ एक मिनट, प्रशांत भट्ट जी कुछ बता रहे हैं केस। जी हाँ, सर। प्रशांत भट्ट जी बताइए सर। शायद आवाज चला गया। किसी को आ रही है प्रशांत भट्ट जी की आवाज? नहीं सर, नहीं। नहीं सर, नहीं आ रही है। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपका आवाज अचानक गायब हो गया। सर मेरा फोन आ गया था, आ रहा है आवाज? अब आ रहे हैं, हाँ जी। तो सर मैंने उसका इन्वेस्टिगेशंस कराया, मैंने उसका एक्सरे भी कराया और मैंने उसका यूरिक एसिड भी कराया, मैंने उसका आर ए फैक्टर भी कराया। तो ये तीनों चीजें पॉजिटिव आ रही हैं इसका। उसका आर ए फैक्टर मतलब उसका यूरिक एसिड आ रहा है 7.95 और उसका आपका आर ए फैक्टर आ रहा है 78.64। और इसका एक्सरे भी कराया तो एक्सरे में भी उसको चेंजेस हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत हाँ रेयर और ठीक है ना, कम। ये व्याधि संकर है ना, आमवद भी है, वातरक्त भी है, सब है ना हाँ इसमें। हाँ, और डिजनरेशन भी है इसको, पॉसिबल स्क्लेराइजेशन ऑफ L5 वर्टिब्रा। जी। तो दवाई दी है, हालांकि पेशेंट ठीक है, आराम है उसको। लेकिन मतलब ऐसा मतलब मेरे साथ काफी रेयर वाला केस हुआ ये मेरा कि जिसमें तीनों चीजें पॉजिटिव आ रही हैं। हाँ तो आप एक एक चीज सॉल्व करते जाइए। पहले दीपन पाचन अनुलोमन करिए, आम का पचन करिए, स्त्रोतोरोध दूर करिए, फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज है उसको सॉल्व करते जाइए। सारा ताला तो आपको ही खोलना है, पूरा बीमारी का। हाँ सर वो तो ठीक है सर, दवाई दे दी है पेशेंट को।
और ठीक भी है, उसको आराम भी है। आपने क्या पर दिया, कैसे किया, शुरू कैसे किया, आपने क्या किया? सर वो एक्चुअली में क्या क्रिश्चियन हैं, तो नॉनवेज का हेतु मिला था कि वो चिकन, मतलब चिकन बना के और फ्रिज में रख के खाती थी, और दिन में सोने का भी हेतु मिला था, और रात्रि जागरण का भी हेतु मिला था, कॉन्स्टिपेशन का भी हेतु था, और काफी चीजें, मतलब ठंडी चिल्ड वाटर लेती थी, और बेकरी आइटम खाती थी, बासा खाना खाती थी, तो काफी हेतु मिले थे। तो उन सबको बंद करके वही मैंने शुरू वैसे किया, दीपन पाचन और वातानुलोमन से शुरू किया था। तो दीपन पाचन दिया, उनको वातानुलोमन उसमें दिया। क्या दिया आपने? वो जानना है कि आप वातरक्त के पेशेंट है, आमद है, तो दीपन के लिए क्या दिया, पाचन के लिए सर क्या दिया? जी जी सर, मैंने तीनों लोगों, मतलब तीनों प्रकार से, मतलब सोचा कि हमें यहाँ पे डिजेनरेशन को भी ठीक करना है, यहाँ में हमें आम का पाचन भी करना है, हमें यहाँ वात का अनुलोमन भी करना है, और हमें यहाँ पे जो मतलब गाउट वाला मतलब वात रक्त है, उसमें भी हमें काम करना है, तो हमें रक्त शोधन भी करना है। तो यहाँ पे सर फिर मैंने ड्रग ऑफ चॉइस में सबसे पहले तो उसका दीपन पाचन आप ही की गोली है जो आम पाचक बटी, उससे मैंने कराया। तो पेशेंट एक्चुअली में बाहर जा रहा था जब मैं दिखाने आया था, तो उसको पेन काफी था, तो मुझे सारी दवाइयाँ साथ में ही चालू करनी पड़ी। तो मैंने उसको आम पाचक बट्टी शुरू की, 5-5 गोली। इसके अलावा मैंने उसको एरेंड तेल दिया रात में खाने के लिए, पीने के लिए। और यहाँ पे मैंने 2 गुग्गुल का चुनाव किया, जो कि हमारे आम बात पे भी अच्छा काम करे और हमारे वात रक्त पे भी अच्छा काम करे। तो यहाँ पे मैंने उसको सेहनाद गुग्गुल और महायुग राज गुग्गुल 2-2 टैबलेट सुबह शाम दी खाने के लिए। और यहाँ पे हम सर डिजनरेशन के हिसाब से भी प्लान किया था, तो इसमें एक राजस्थान कंपनी है, राजस्थान नाम से, उसका एक कैप्सूल आता है, कैप्सूल रिलैक्सी। उसमें भी ये आपका माँ सुदर्शन घन, आपका गिलो घनबट्टी, और मतलब काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो मैंने वो दिया। और डिजनरेशन के लिए मैंने उसको एक स्वर्ण वाला योग दिया, जिसमें स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, आपका और भी मतलब गिलोय घनबट्टी, मतलब गिलोय था उसमें, और काफी चीजें हैं जो मतलब डिजनरेशन को ठीक करती हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने उसको बना के दिया था। तो वो 10 डेज बाद आई थी, तो बोली थी काफी आराम है, मतलब 91% आराम हो गया दवाइयों से। उसके बाद फिर अभी फिर वही दवाई मैंने वापस उसको दी हैं, और साथ में आपका ये महा रास्ता सप्ताह काढ़ा मैंने अभी ऐड किया उसको दोबारा, और एक लोकल एप्लीकेशन के लिए एक ऑयल दिया है लगाने के लिए। तो ऐसा शुरू किया है अभी तो। जी सर। जी, आप सब लोगों को कैसा लगा सर का केस? ऐसे व्याधि संकर वाले हैं पेशेंट, तो देखिए सर ने कितने अच्छे से मैनेज किया, बहुत अच्छा से बताया सर, आपने बताया भी और दिया भी। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फिर आगे आप क्या बस्ती देंगे कि शमन ही रखेंगे, क्या करेंगे? सर अभी तो सर दीपन पाचन हो जाए, अग्नि अग्नि बढ़ जाए उसका, और उसके बाद फिर मतलब साम अवस्था से निराम अवस्था का इंतजार करेंगे सर। उसके बाद फिर उसको वस्ती का प्लान है, तो फिर उसको सर वही अपना क्षीर वाला तेल का वस्ती या एक क्षीर वस्ती प्लान करेंगे सर उसको। जी, बहुत बढ़िया। और वो क्रिश्चियन है तो वो आयुर्वेद को फॉलो करती हैं, मतलब विश्वास नहीं है? वो करती हैं, वो काफी इम्प्रेस रही, और जब उनको पूरा हमने अपना अग्नि का कॉन्सेप्ट बताया, दीपन पाचन का कॉन्सेप्ट बताया, आम का कॉन्सेप्ट बताया, जो हेतु मैंने उनको निकाल के दिए कि क्या क्या गलती कर रहे हो आप, तो आपको ये बीमारी हुई, तो उन्हें काफी मतलब इम्प्रेस हुई आयुर्वेद से, और वो उन्होंने हर चीज को एग्री किया, और जो भी मैंने उनके हेतु बताया उन्होंने मतलब उनको उसको बंद किया। तो तब तो इतना जल्दी इसका उनका रिजल्ट आया कि 90% आराम 10 डेज में हुआ उनके लिए। जी सर। जी, आप तो बहुत अच्छे से उनको काउंसलिंग करके आयुर्वेद के उसमें ढाल रहे हैं, तो जितना वो विश्वास बढ़ेगा उतना वो फॉलो करेंगे और उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। जी बहुत बढ़िया। सर। जी, एक तरह से आपने उनको एजुकेट किया आयुर्वेद के सारे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? शशि मैम, आप 1 मिनट के लिए आइए, कैसी हैं? आपने बस्ती दिया क्या? डॉक्टर शशि तिवारी मैम शायद अभी भी काम कर रही हैं कुछ। किसी को और कुछ पूछना है, बताना है क्या? क्योंकि टाइम हो गया है। अगर आप लोगों को कुछ नहीं बोलना है तो आप लोग खाना खा के सो जाइए।
अब हम कल सुबह मिलेंगे 7 बजे। तब तक के लिए प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम।